हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व सम पीवाईक्यूज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने 5 चैप्टर ले रखे हैं। 5 चैप्टर के एक एक या दो दो जो है इसमें मैंने पीवाईक्यूज लिए हैं, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट भी हैं और काफी कंसेप्ट भी इससे आपके क्लियर हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है हमें? ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द नेट गेन ऑफ एटीपी। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एक मिनट, ये शायद पेन की थिकनेस कुछ ज्यादा ही कम है। ठीक है, चलो ठीक है। फॉस्फोराइलेशन जो नेट गेन है एटीपी का वो बताना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो है इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, मतलब की कंसेप्ट का क्या मतलब होता है कि भाई जहां मतलब जिसके ऊपर मेजरली वो क्या करता है, डिपेंड करता है वो चीज। ठीक है, तो वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है भाई, आप सभी जानते होंगे। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें कि इन विच जो फूड ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एनर्जी में। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आप जानते होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज दूं इसके बारे में, 3 स्टेप्स जो होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, वो कौन से होते हैं भाई? सबसे पहला हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होता है। दूसरा यहाँ पे होती है क्रेब्स साइकिल। फिर हमारे पास आता है क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, यानी कि ईटीसी। और कई बार हम इन स्टेप्स को क्या क्या बोल सकते हैं? ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्रेब साइकिल का दूसरा नाम होता है भाई सिट्रिक एसिड साइकिल। कहीं आपको सिट्रिक एसिड साइकिल लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब क्रेब साइकिल से ही है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो, ग्लाइकोलाइसिस जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, ठीक है, बाहर ये होता है, आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि ये दोनों जो हैं ये विद इन माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, इनकी जो एक्टिविटी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। ठीक है, तो अब एक बार इसको मैं इरेज कर लेती हूँ ताकि मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बता सकूं। देखो, हाँ, मैं थोड़ा सा जो मैंने आपको तीनों चीजें बताई हैं उसका बेस बता देती हूँ। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में क्या होता है भाई? ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें? पायरुवेट में। इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। और बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या होता है? कर्सिन जो उनका लिक्विड पार्ट होता है सेल्स का, उसमें ये एक्टिविटी होती है, यानी कि साइटोसोल, या जिसको आप क्या बोल सकते हो? समटाइम्स साइटोप्लाज्म भी बोला जा सकता है। वहां पे ग्लाइकोलाइसिस की एक्टिविटी होती है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के द्वारा, उसका कहाँ यूज किया जाता है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे कि एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, हमारे पास जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। और रिड्यूस करने के लिए किसको? निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है, एनएडी को रिड्यूस करने के लिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर्म करने के लिए। और रिड्यूस किसको? आपने ये टर्म सुनी होगी एनएडी काफी बार इस चैप्टर में, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई क्रेब्स साइकिल क्या होता है, इसको इरेज करके बात करते हैं उसकी। थोड़ा सा मैं बेस देना चाहूंगी उसका आपको। देखो, तीनों चीजें का हमें आपको थोड़ा सा आइडिया होगा।
तो ही फायदा है भाई पीवाईक्यूज वगैरह भी सोल्व करने का। अदरवाइज सिंपल आंसर मैं अगर आपको बता दूं तो फिर आपको समझ क्या आएगा। नेक्स्ट मेरे पास है क्रेब्स साइकिल। इसमें क्या होता है, इसको मैंने बताया था सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक चेन होती है रिएक्शंस की। इट इज अ चेन ऑफ रिएक्शंस। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया था अभी पीछे माइटोकॉन्ड्रिया में और इन वो जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस है सिर्फ वही माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है। थ्रो विच, जिसके द्वारा जितने भी ऑलमोस्ट लिविंग सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनर्जी प्रोड्यूस होती है भाई इसके द्वारा। ये ऑक्सीजन का यूज करती है। क्रेब्स साइकिल यूजेस ऑक्सीजन और क्या देती है, वाटर। ठीक है, वाटर को देती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी एज अ प्रोडक्ट। देखो ऑक्सीजन का यूज किया और रिएक्टेंट के तौर पे समझ लो, ये रिएक्टेंट हमारे पास ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट क्या दिया, H2O प्लस CO2। ठीक है, तो फर्दर क्या होगा, यहाँ पे जो ये एडीपी है इसको भी कन्वर्ट कर देती है एटीपी में। एटीपी क्या है, एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे। देखो ये एक कलेक्शन होती है प्रोटीन्स का, कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, जो कि किससे बाउंड होती है, बाउंड टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने बताया था ये अंदर होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उनके साथ ये बाउंड होती है। विच इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इन अ सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन की मतलब सीरीज में वहां से पास होते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन की जो है सीरीज में, और क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या करेगी, फर्दर एक प्रोटोन को फॉर्म करेगी, एक प्रोटोन ग्रेडियंट को वो एनर्जी जो रिलीज हुई है वो फॉर्म करेगी, जिसका यूज कहाँ पे किया जाता है, केमियोस्मोसिस में। क्या करने के लिए, क्या प्रोसेस है, टू मेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी बनाने के लिए, बाय किसके द्वारा, एटीपी सिंथेसिस के द्वारा। ये एक एंजाइम है जो कि एटीपी की प्रोडक्शन में मदद करता है। तो आपने इन तीनों में एक चीज समझी होगी कि भाई एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, यानी कि एटीपी क्या है, एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो इसकी तीनों में जो है ये एक सिमिलरिटी है कि तीनों की प्रोडक्शन इसी के लिए हो रही है। ठीक है, अब हम जो है अपने मेजर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो हमारे पास है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब आपको पता चल गया ऑक्सीडेटिव क्या है, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, हालांकि मैंने उन दोनों का भी आपको ब्रीफ दे दिया है, क्रेब्स का भी और उसका भी, अपना ग्लाइकोलाइसिस का भी। ठीक है, तो बात करेंगे अब इसकी। देखो 34 मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर आप वो साइकिल या चेन जो भी आपके एनसीईआरटी में दे रखे है उसको खोल के देखोगे, काफी बड़ी सी है, उसको देखोगे आपको पता चलेगा 34 मॉलिक्यूल एटीपी के ऑब्टेन हुए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कैसे भाई, 30 तो NADH के थ्रू और 4 FADH के थ्रू, यानी कितने हो गए टोटल 34। और ये आपकी उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अच्छे से दे रखा है। अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं तो वो यील्ड करता है क्या, 6 ATP। और 6 ATP कहां से, 6 ATP फ्रॉम लिंक रिएक्शन और एंड फ्रॉम क्रैब साइकिल से 12 ATP जनरेट होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। तो जो बाकी बचे 4 मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे ऑब्टेन होंगे, डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन भाई 34 है, 34 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम
भैया ऊपर से ये क्वेश्चन जो है कट गया है, शायद मैंने लिखते टाइम टाइप करते टाइम ध्यान नहीं रहा। यहाँ पे ये था भाई इससे पहले कि कितने, हाउ मैनी NADPH molecules आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल टर्न ऑफ क्रैब साइकिल। एक क्रैब साइकिल की सिंगल टर्न, उसमें टर्न में कितने NADPH के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। देखो क्रैब साइकिल के दौरान 3 मॉलिक्यूल जो हैं, 3 मॉलिक्यूल किसके, NADH के प्रोड्यूस होते हैं। NADPH का कोई भी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होता भाई क्रैब साइकिल में, ये चीज आप ध्यान रखोगे। NADPH का कोई मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होता, NADH का प्रोड्यूस होता है कितने, 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यानी हमसे यहाँ पे पूछा गया NADPH, तो भाई करेक्ट आंसर क्या आएगा, 0 0 यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है, कोई भी NADPH का मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल कौन सी है भाई, मैंने बताया था आपको कौन सी है ये, क्रैब साइकिल, राइट, क्रैब साइकिल का दूसरा नाम है ये। तो लास्ट प्रोडक्ट क्रैब साइकिल का कौन सा होगा, 1 2 3 4 4 ऑप्शन हमारे पास इसमें है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देखो क्रैब साइकिल या जिसको हम क्या बोलते हैं TCA साइकिल, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल, इसकी डिस्कवरी जो है, पहले मैं इसके बारे में काफी अच्छे से आपको डिटेल में बताना चाहूंगी। ये साइकिल जो है किसके मतलब दिस साइकिल हैज बीन नेम्ड आफ्टर सर हैंस क्रैब। ये जो साइंटिस्ट थे, इनके नाम के मतलब साइंटिस्ट नहीं थे, बेसिकली एक जर्मन बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया था 1937 में। ठीक है, तो क्रैब साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है साइकिल का, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था साइकिल का। सिट्रिक एसिड साइकिल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इसका जो है इस साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था। ठीक है, तो देखो जो साइकिल है ये किस में होती है, जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, मैट्रिक्स हो, मैं आपको इसका काफी अच्छे से बेस बता रही हूं एक बार। ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहां पे ये साइकिल जो है होती है, क्योंकि एज इट हैज अ प्रेजेंस हो, क्योंकि वहां पे वेरियस बहुत सारे सोल्यूबल इंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इस वजह से, तो जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस के जैसे मैं बात करूं, वो इन्वॉल्व करता है 10 सीक्वेंशियल स्टेप, जिसमें कि साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कि 10 सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं वही साइकिल के ग्लाइकोलाइसिस के जैसे। देखो क्रैब साइकिल कैसे होती है, मतलब सबसे पहला प्रोसेस होता है यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन का। ठीक है, 2 कार्बन कंपाउंड जो है एसिटाइल कोएंजाइम जो है ए के, वो कंबाइन करते हैं 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, ताकि वो 6 कार्बन का प्रोडक्ट यानी कि सिट्रेट बना सके। उसके बाद आती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मैं आपको ये लिख के ही बता देती हूँ, शायद ऐसे आपको कम समझ आए। इसको इरेज कर लेंगे सबसे पहले। सबसे पहला प्रोसेस हमारा इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ जाना, इसमें क्या होगा कि 2 कार्बन का कंपाउंड, कौन सा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये जो है ये क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा किसके साथ, 4 कार्बन के कंपाउंड के साथ, जिसका नाम होता है ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, क्या बनाने के लिए दोनों कंबाइन करेंगे, क्या बनाएंगे, 6 कार्बन का प्रोडक्ट, जिसका नाम होता है सिट्रेट। बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखा है मैंने। पहला होता है कंडेंसेशन रिएक्शन, पहला स्टेप, इसमें 2 कार्बन का कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है ऑक्सैलो एसीटेट, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, 4 और 2 6 कार्बन का एक कंपाउंड यानी सिट्रेट वहां पे ये बना लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास था फर्स्ट स्टेप। अब मैं आपको बताती हूँ इसका सेकेंड क्या होगा। इसमें सेकेंड होता है भाई डिहाइड्रेशन रिएक्शन।
इसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वाटर का, एक मॉलिक्यूल वाटर का वो रिमूव हो जाएगा इस रिएक्शन में से, रिमूव्ड। ठीक है, डिहाइड्रेशन आप समझ गए होंगे। तीसरा बात करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रेशन। वापस क्या आ गई, पहले डिहाइड्रेशन फिर आ गई हाइड्रेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन इन्वॉल्व करेगी क्या, एडिशन। अब देखो हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन, ये तो आप जानते हो भाई, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होना। पानी की कमी कब होगी, जब पानी बाहर निकलेगा। हाइड्रेशन यानी कहते हैं ना भाई मेरी स्किन तो बहुत हाइड्रेटेड है, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखो, ये सुना होगा आपने। इसका मतलब क्या है कि पानी की पूर्ति रखो। पानी की पूर्ति कब होगी, जब आप ऐड करोगे अपनी बॉडी में पानी। तो वही सेम सिनेरियो है कि हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ क्या, किसका, वाटर का। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या प्रोड्यूस करने के लिए, क्या फॉर्म करने के लिए, आइसोसिट्रेट। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे आपको, इसका नाम आइसोसिट्रेट फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्या, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा भाई, आप जानते हैं रिमूवल हो जाएगा किसका, CO2 का। एक CO2 वहां से क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, अरे कहाँ चलेगा, एक मिनट भाई। फिफ्थ, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, ये हमारे पास फिफ्थ था अलग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2 3 4, और अब हमारे पास क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका। तो सिक्स्थ हमारे पास क्या होगा भाई, देखो ऑक्सीडेटिव, एक मिनट, ये हाइड्रेशन रिएक्शन के बाद डीकार्बोक्सिलेशन है। डीकार्बोक्सिलेशन से पहले भाई एक डीहाइड्रोजिनेशन होता है। डीहाइड्रोजिनेशन याद रखना, सॉरी मेरे से गलती हो गई यहाँ पे बताने में। हाइड्रेशन के बाद आएगा डीहाइड्रोजिनेशन। इसमें क्या होगा भाई, NaDH2 जो है फॉर्म हो जाएगा इस स्टेप में। इस स्टेप में NaDH2 फॉर्म हो जाता है। उसके बाद आती है डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें से क्या है, एक CO2 रिमूव होगा। फिर आता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये रिएक्शन सिमिलर होती है लिंक रिएक्शन के जैसे। फिर आता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या होता है भाई, ये स्टेप कंसिस्ट करता है किसकी फॉर्मेशन, GTP की फॉर्मेशन, जो किसकी प्रेजेंस में, फोस्फोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, एंजाइम की प्रेजेंस में ये काम होगा, जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, GTP इंटू ATP। ATP मैंने बताया था एक हाई जो है एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। फिर आएगा वापस डीहाइड्रोजिनेशन। इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा, पहले डीहाइड्रोजिनेशन में NaDH2 था, इसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, FADH2 की फॉर्मेशन होगी इस 8th स्टेप वाले डीहाइड्रोजिनेशन में। 9th स्टेप में हाइड्रेशन की बात करूं तो ये स्टेप कंसिस्ट करेगा एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या बनाने के लिए, यहाँ पे आइसोसिट्रेट था, 9th स्टेप में बनाएगा मेलिट। मतलब यार आप इसको याद रख सकते हो, इसको इजिली आप लर्न भी कर सकते हो, जैसे जिस स्टेप से मैं बता रही हूँ, जैसे स्टेप वाइज, ऐसे आप याद भी रख सकते हो अगर इतना समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेप है डीहाइड्रोजिनेशन। ये कंसिस्ट करेगा रिफॉर्मेशन किसका, ऑक्सैलो एसीटेट का। किसका, ऑक्सैलो एसीटेट का रिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्लियर है जो हमने अब ये 10 स्टेप रिएक्शन के पढ़े कि इससे जो ऑक्सैलो एसिटिक है वो क्या होगा, एंड प्रोडक्ट कौन सा बना भाई, क्रैब साइकिल का, लास्ट में ऑक्सैलो एसिटिक। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, ऑक्सैलो एसिटिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, 4th क्वेश्चन की। क्वेश्चन है भैया, पर्सन ब्रीदिंग नॉर्मली एट रेस्ट। रेस्ट के टाइम पे जो एक पर्सन है नॉर्मली ब्रीद कर रहा है, टेक्स इन एंड एक्सपेल अप्रोक्स, मतलब जो अंदर जो ब्रीद इन कर और ब्रीद आउट कर वो अप्रोक्स ½ लीटर है एयर ड्यूरिंग ईच, हर एक रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान। इसको हम क्या बोलेंगे, तो देखो भाई, जो वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथड इन और आउट है इनवॉल्यूंटरी, ऑब्वियसली एक वॉल्यूंटरी प्रोसेस नहीं है, इनवॉल्यूंटरी होता है हर एक नॉर्मल ब्रीद में, उसको बोला जाता है भाई टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। जो नॉर्मल आप सांस लेते हो और छोड़ते हो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम या फिर टीवी। ठीक है, टीवी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अबाउट 500 ml होता है। ठीक है, 500 ml ऑफ एयर एक एवरेज यंग अडल्ट मैन की मैं बात करूँ तो,
ठीक है। ये जो वैल्यू है टाइडल वॉल्यूम की, ये लोवेस्ट होती है जितने भी टाइप के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होते हैं भाई, जैसे कि हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो यहाँ पे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, इन सब में जो है सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसकी होती है, टाइडल वैल्यू की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी क्वेश्चन की, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग, तो कौन से प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान, आप जानते हो रेस्पिरेशन के दौरान ही होता है। और रेस्पिरेटिंग क्या है, और मैं आपको बता दूं, रेस्पिरेटिंग एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। दो रेस्पिरेशन को हम रेफर कर सकते हैं, एक एम्फियोबोलिक प्रोसेस के जैसे भी, एम्फियोबोलिक प्रोसेस के जैसे भी हम इसको कई बार रेफर कर सकते हैं। ऐसा क्यों भाई, देखो, क्योंकि सिंथेसिस, फैटी एसिड के सिंथेसिस के दौरान या फिर एसिटाइल को एंजाइम की ए के सिंथेसिस के दौरान जो हम विड्रॉ करते हैं, किससे, इज विड्रॉन फ्रॉम रेस्पिरेटरी पाथवे से। ऑल्सो इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या फिर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो भी विड्रॉन किए जाते हैं, मतलब निकाले जाते हैं। रेस्पिरेशन जो है इन्वॉल्व होती है एनाबोलिज्म में भी, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है भाई, डी। कैटाबोलिज्म भी हो सकता है कई बार, अरे एक मिनट, एनाबोलिक भी हो सकता है, एम्फियोबोलिक भी हो सकता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, फोर्थ वन, मोर देन वन ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टोटल लंग कैपेसिटी, इनमें से कौन सा बताना है, हमें इनकरेक्ट बताना है। देखो भाई, हमसे पूछा गया कि यहाँ पे इनकरेक्ट बताओ कौन सा है। ठीक है, आईआरवी का मतलब है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी का मतलब है टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी का मतलब है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आरवी का मतलब है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, आईसी, एफआरसी, ईसीआर, एफआर, मतलब ये सब जो है आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। ठीक है, मतलब अच्छे से अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहो तो, और मैंने इसके मतलब ये पीछे पीवाईक्यूज किए थे ब्रीदिंग वाले चैप्टर के, जो उसमें भी मैंने लिख रखा है। एफआरसी का मतलब भाई फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है। आईसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एफआरसी का मतलब फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, आप जानते हो। ईसी का मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। वीसी का मतलब यहाँ पे होता है वाइटल कैपेसिटी। आरवी का मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये सब आप जानते ही होंगे ऑलरेडी। देखो, अब इनकरेक्ट हमें बताना है, तो भाई इनकरेक्ट इसमें से हमारे पास होगा सी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और जो है ये अपने पास एफ आर। ठीक है, यानी कि फंक्शनल रेसिडुअल, ये कुछ होता ही नहीं है। एफ आर क्या होता है, ठीक है, मेरी एक मिनट रुको, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ, ये जो अगर थोड़ी सी बहुत भी कंफ्यूजन हो गई क्लियर हो जाएगी। टीएलसी की मैं बात करूँ, टोटल लंग कैपेसिटी, अभी पीछे हम नहीं करके अभी टीएलसी के कंटेक्स्ट में गलत बतानी है ना भाई, वैसे गलत नहीं बतानी। टीएलसी के कंटेक्स्ट में टीएलसी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर होता है, अमाउंट ऑफ एयर जो कि एक पर्सन के लंग में अकोमोडेट हो जाता है। अकोमोडेट का मतलब भाई वहां पे जो है, अकोमोडेट मतलब उसके ऊपर इकट्ठा होना, लंग के ऊपर। कब, जब भाई आपने सांस ले लिया, अच्छा आराम से जो है, नहीं सांस, एक तो आप आराम से सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन, मतलब आपने काफी कॉन्शियस माइंड से अच्छे खासी जो है एयर को इनहेलेशन अंदर किया, एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन आपने की, उसके बाद जो जितनी भी टोटल अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग में अकोमोडेट हो गई, उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। कि आपके लंग की कैपेसिटी कितनी है, कितनी एयर को वो अकोमोडेट कर सकता है अपने पास, उसको बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। ये किसका सम होता है भाई, आईआरवी का, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होता है, क्योंकि ऑब्वियस इंस्पिरेशन के प्रोसेस में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी। ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम इसमें हमारी कंसिस्ट होती है, टाइडल वॉल्यूम होती है। ठीक है, ये चारों होती है, चारों तो हमारे पास क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। देखो, जो वाइटल कैपेसिटी की बात करूं, ये क्या होता है, ये सम होता है, ये अमाउंट ऑफ एयर होता है एक पर्सन जो है ब्रीद करता है एक फोर्स एक्सपिरेशन या एक्सपायरेशन के बाद। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद। तो ये सम होता है, इसमें होता है भाई आईआरवी, ईआरवी और टीवी। हैंस अगर हम रिप्लेस कर दे किसकी वैल्यू को, वैल्यूज इन इक्वेशन ऑफ टीएलसी, हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी की। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आप जानते हो, अमाउंट ऑफ एयर, सॉरी इंस्पायरेटरी, ये अमाउंट ऑफ एयर होता है कि एक पर्सन कितना
अंदर इंस्पायर कर सकता है, मतलब इंस्पायर कर सकता है एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। इसका अपोजिट बिल्कुल एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात करो, अमाउंट ऑफ एयर होता है जो कि लंग्स में रह जाता है, एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रह गया उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और मैं आपको बता दूं भाई, लंग्स में कभी भी ऐसा नहीं होता जो आपका कि बिल्कुल पूरा की पूरी एयर जो है वो अपनी वो हो गई, आपने छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो गया तो आपके लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं और आपकी डेथ हो सकती है, मतलब आपकी नहीं किसी की भी, सॉरी, ठीक है। लंग्स जो है कोलैप्स होकर डेथ हो सकती है, क्योंकि वहां पे एयर का रहना जरूरी है ताकि वो एक जो है बैलेंस वहां पे बना रहे, वो जो दोनों मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के साथ चिपके ना, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, इनकरेक्ट बताना था आई थिंक हमें। इनकरेक्ट मेरे पास होगा ये अपना फर्स्ट वाला, इसके कॉन्टेक्स्ट में इनकरेक्ट हमारे पास ये है। भाई नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसके दौरान क्या होता है। ये मैंने आपको जो है, ये फिर आगे हो गया, ताकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल एक इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू में आ रखा है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन भी थे वहां पे, लेकिन वो काफी बड़े बड़े थे, तो मैंने सोचा कि सम ऑब्वियसली टॉपिक ही आपको समझाना है, कंसेप्ट ही क्लियर कराना है, तो मैं इसको ऐसे ही समझा देती हूँ आपको। देखो, जो फेज होता है किसका, कार्डिक साइकिल का, जहां पे लेफ्ट और जो राइट वेंट्रिकल्स है, 2 ही वेंट्रिकल्स होते हैं आप जानते हो, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं एक ही टाइम पे। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है भाई, सिकुड़ना। एक्सपेंड का मतलब होता है कि वो अपना वापस जो है सिकुड़ना। तो ये क्या हो जाए, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सॉरी, और ब्लड को पंप करे ओर्टा में, ब्लड को पंप कर दे किसमें, ओर्टा में और पल्मनरी आर्टरी में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। ये चीज थी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसको बोला जाता है। देखो क्या होता है इसमें, जो फेज होता है कार्डिक साइकिल का, जिसमें कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स दोनों एक ही टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, और जो ब्लड है उसको कहाँ पे पंप कर दे, ओर्टा और ओर्टा में और पल्मनरी आर्टरी में, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखो, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ओर्टा में। मैंने क्या बोला, ये चीज याद रखनी है भाई आपको। लेफ्ट वेंट्रिकल हमेशा क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करेगा, कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ओर्टा में पंप करेगा। मीनवाइल अगर मैं राइट की बात करूं, राइट वेंट्रिकल की, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सॉरी, पल्मनरी आर्टरी में, ठीक है, पल्मनरी आर्टरी में। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट जो है कौन सा ब्लड कैरी करके कहाँ पंप कर रहा है और राइट कौन सा। तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स जो होती हैं वो जो क्या रहती हैं, बंद रहती हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान। वाल्व वहां पे बंद रहेगी, बंद रहने का वाल्व क्यों बंद रहेगी भाई, ये प्रिवेंट करती है ब्लड के बैक फ्लो को फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू आर्ट्रिया, मतलब कि वहां पे दोबारा से बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का। ये प्रिवेंट कौन करता है, जो वाल्व होते हैं जो कि बंद रहती है। इस फेज के दौरान जो ओर्टिक और पल्मनरी वाल्व होंगी वो ओपन हो जाती है, ताकि वो परमिट करे, ऑब्वियसली ओर्टा और पल्मनरी की भी बंद होंगी तो फिर आगे पल्मनरी आर्टरी और ओर्टा में जो ब्लड कैसे पंप होगा। इस वजह से ये क्या रहती है, वाल्व खुली रहती है ओर्टा और पल्मनरी आर्टरी की। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहा हमसे क्या पूछा गया भाई कि हाउ मेनी वैल्यूज आर करेक्टली, इनमें से कितनी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है जो हमें दे रखी हैं, 1 2 3 4, यानी हमें 4 दे रखी हैं। नॉर्मल हार्ट रेट, पीरियड ऑफ कार्डिक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और एक और आएगा भाई, एक और ऑप्शन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। 4 थे, हालांकि मैं एक और बना रही हूँ, नॉर्मल कार्डिक आउटपुट, ताकि इसकी भी नॉलेज यहीं पे आपको साथ के साथ मिल जाए कुछ एक्स्ट्रा। 5 हमें ये दे रखी हैं, ठीक है। इनमें से ये बताना है कि कितने करेक्टली गिवन है। तो मैं आपको बता दूं भाई, अगर इनकी हम वैल्यूज देखें तो पांचों ही करेक्ट है। पांचों के क्या है, एक मिनट, करेक्ट है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी, आपको पता होगा ये तो भाई कॉमन चीज है कि हार्ट रेट कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट।
दैट इज जितने मतलब दोज मैनी कार्डिक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट, मतलब कि उतनी कार्डिक साइकिल जो है पर मिनट परफॉर्म की गई है। कार्डिक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल का पीरियड होता है 0.8 सेकेंड, ठीक है। कार्डिक साइकिल के दौरान क्या होता है अब ये देखो, ईच वेंट्रिकल, मतलब जो हर एक वेंट्रिकल होगी, दो ही होती है, ईच वेंट्रिकल जो है मतलब पंप करती है, पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली कितना 70 ml ऑफ ब्लड, 70 ml ब्लड जो है उसको क्या करती है वेंट्रिकल पंप आउट करती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। जो हमें दे रखी है कितना है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर दें हार्ट रेट के साथ, तो यानी नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, तो हमें क्या मिलता है कार्डिक आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। ये हमें कार्डिक आउटपुट उससे मिलता है। देयरफॉर कार्डिक आउटपुट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट और एवरेज 5000 ml, या फिर आप लिख सकते हो ml में बात की है तो 5000 और लीटर में बात करेंगे तो कितना 5 लीटर, ठीक है, 50 नहीं 5 लीटर, ठीक है। और ये हाइपरटेंशन, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर वगैरह ये होती है भाई आपका जो बीपी वगैरह होता है, एक टर्म होती है इसमें हाइपरटेंशन, ठीक है। इसका ये ब्लड प्रेशर के लिए जो है इस टर्म को यूज किया जाता है। अगर किसी भी इंसान का 120/80 से ज्यादा प्रेशर हो जाए ब्लड प्रेशर, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ब्लड ग्रुप्स जो हैं आइडेंटिफाई किए जाते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ वेरियस सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट आर रेफर टू एज एंटीजेंस। आप जानते हो एंटीजन से ही हम जो है ब्लड ग्रुप की पुष्टि करते हैं। मान लो कि हमारे पास कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, ये 4 हमारे पास होते हैं। ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन लगे होते हैं। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर ए वाले एंटीजन होंगे, ठीक है। बी है तो बी वाले एंटीजन होते हैं। ओ भाई ओ जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता। ए बी के ऊपर दोनों एंटीजन होते हैं, ए के भी और बी के भी, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं एंटीजन्स। तो जो सेल ऑर्गेनिल दैट वुड हैव इन्वॉल्व इन, सेल ऑर्गेनिल जो है कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती है, किसमें, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन में, वो बताना है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन गोल्जी बॉडीज है। क्यों है, सबसे पहले आप ये समझो कि ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। आप इसको बोल सकते हो ये एक प्रोसेस होता है या फिर रिजल्ट होता है किसका, एडिशन ऑफ सैकराइड्स का एडिशन, किसमें, टू प्रोटीन्स और प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन और लिपिड्स में क्या होता है, ये प्रोसेस या रिजल्ट होता है एडिशन ऑफ सैकराइड टू प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये जो प्रोसेस होता है ये वन ऑफ द 4 प्रिंसिपल को ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन स्टेप होता है किसके, सिंथेसिस में, मेम्ब्रेन के और सीक्रेटेड प्रोटीन्स के। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन इसमें जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पे भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, जो ग्लाइकोसाइलेशन अंडरगो करते हैं। 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होते हैं भाई स्मूथ, एक होते हैं रफ। स्मूथ के ऊपर जो है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं छोटे छोटे ऐसे, ठीक है, और रफ ये हमारे पास जो ग्लाइकोसाइलेशन अंडरगो करती है। देखो भाई इसके ऊपर जो है एक लाइन है जो यहां से कट दी है। क्या था इसमें, 1 सेट ऑफ प्लांट्स was grown at 12 hours day and 12-hour night period cycles and it flowered, यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है, एंड इट फ्लड। तो वाइल इन द अदर सेट, दूसरे सेट मतलब अगर सेट में हम बात करें तो जो नाइट फेज है वॉज इंटरप्टेड, नाइट फेज वॉज इंटरप्टेड बाय द फ्लैश ऑफ लाइट। नाइट फेज कैसे इंटरप्ट हो गया, फ्लैश ऑफ लाइट की वजह से, एंड डिड नॉट, और उसने फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करे। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज विल यू प्लेस दिस प्लांट। आप इनमें से 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी कैटेगरी में इस प्लांट को आप रखोगे। करेक्ट ऑप्शन भाई इसका डी है, शॉर्ट डे। देखो शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, रिक्वायर लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड। क्या चाहिए होता है इन्हें, लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड, ठीक है, फॉर किस चीज के लिए, फ्लावरिंग के लिए ऑब्वियसली, ठीक है।
दे विल नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, वो कभी भी फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करेंगे अगर नाइट में जो है वो इंटरप्ट हो जाए फ्लैश ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, तो इन प्लांट्स में जो फ्लावरिंग है वो कब होती है, टेक्स प्लेस आफ्टर एक्सपोजर टू अ फोटो पीरियड शॉर्टर देन देयर क्रिटिकल फोटो पीरियड। मतलब कि इनका फोटो पीरियड जो है वो एक्सपोजर जो फोटो पीरियड है वो शॉर्टर होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, क्रिटिकल। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि ये एक प्लांट है, ये यहाँ पे इसका क्रिटिकल फोटो पीरियड है। इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो प्लांट है इसको ग्रो करने के लिए मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए टेम्परेचर, और इतनी जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। कुछ प्लांट की होती है कि वो अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से ऊपर जाने के बाद ही फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं इनका जो क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है इनको उनसे कम चाहिए होता है, मतलब उससे भी कम होना चाहिए, जब ये क्या कर पाते हैं, फ्लावरिंग कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हु आइसोलेटेड ऑक्सीन्स फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। देखो भाई इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, वेंट। ये रहा वेंट। मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, ऑक्सीन के बारे में। देखो ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन फर्स्ट ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में है भाई, जो यहाँ पे ये हार्मोन्स वगैरह हैं उस सेक्शन से। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन था, है अभी भी। किन के द्वारा डिस्कवर किया गया, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया। ठीक है, इन कैनरी ग्रास, कैनरी ग्रास जो होती है भाई, ग्रास का एक टाइप जो है उसमें। देखो ऑक्सीन आइसोलेट किसने किया, ये देखो इसकी जो डिस्कवरी की वो तो अलग है। ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया, लेकिन आइसोलेट जो किया था जिसने, उसका नाम क्या था, FW वेंट। कब, 1928 में। तो ये चीज तो आपको याद रखनी है, फॉर द फर्स्ट टाइम। कैसे किया भाई ये भी बता देती हूँ। उन्होंने जो है अगार के ब्लॉक को यूज किया ऑक्सीन के आइसोलेशन के लिए। ठीक है, ऑक्सीन जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोट्रोफिक मूवमेंट ऑफ सोलेप्टाइल एंड स्टेम। देखो इसमें क्या होता है, मान लो कि हमारे पास जो है, यही भी बता देती हूँ, थोड़ी सी बात बतानी है। ये एक प्लांट है, ठीक है, ये उसकी कोलेप्टाइल, ये टिप है यहाँ पे। तो देखो जो प्लांट होता है ना वो इस साइड झुक जाता है। कौन सी साइड होता है भाई, ये होता है जो जिस साइड उसको एक्सपोजर मिल रहा है, लाइट, मतलब लाइट जहाँ पे उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपोज कर रही है उसके साथ। ठीक है, और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि भाई इस साइड जो है ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे बहुत सारा अक्यूमुलेशन हो जाता है, किसका, ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से स्टेम जो है वो इस साइड झुक जाती है। मतलब कि ये होता है, क्या होता है, ये फोटोट्रोपिक मूवमेंट, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिक मूवमेंट, किसकी, कोलेप्टाइल की और स्टेम की। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये 11 PYQ समझ आए होंगे, इससे आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।